शुरू करेंगे। हेलो, आपका स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं बायो के बारे में, क्योंकि हमारा टॉपिक बायोलॉजी ही होगा। और ये जो है हम लोग का प्लेटफॉर्म है, स्पेशली हम लोग 11th को टारगेट किए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक। लेकिन आप सबका आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, क्लासेस आप जो ये लेक्चर हम लोग डालेंगे यूट्यूब पे, उसको रेगुलर अटेंड कीजिएगा, तो आप बातों को समझने के लायक हो जाइएगा। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप एनसीईआरटी आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को आपको समझा दें कि स्पेशली ये जो प्लेटफॉर्म है, आपको बायो और फिजिक्स के लिए आपको बिल्कुल स्पेशल कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। आने वाले टाइम में आपको टाइमिंग भी फिक्स कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि जब भी हम सिलेबस की बात करते हैं आपके या बायो की बात करें, तो उसमें आखिर कि क्यों बच्चों को इतना प्रॉब्लम हो जाता है या इशू हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये है कि स्टूडेंट जो पास आउट करके चले आते हैं 10th के बाद से, तो वो बेसिक बड़ा ही कमज़ोर रहता है, जिसको उनको डायरेक्ट से 11th में हर एक टॉपिक को समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो हमारा इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य वही है कि मेरा जो टारगेट ये रहेगा कि बायो से सभी का लगाव पैदा करना, जिससे स्टूडेंट इतना कैलिबर हो जाए कि वो खुद एग्ज़ाम में बैठने के बाद उनको ऐसा फील हो कि बिल्कुल बर्डन ही ना लगे कि हम आखिर जो सब्जेक्ट हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो लगे ही नहीं कि हम उसको बर्डन लेके चले, बिल्कुल आसानी से सभी क्वेश्चन को डील करना शुरू कर दें। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। तो प्यारा सा खूबसूरत सा एक टॉपिक, जिसको हम कह सकते हैं, एक सब्जेक्ट जो कहेंगे जिसको क्या हमने कहा, बायोलॉजी। तो जब भी हम बायोलॉजी की बात करते हैं, तो आपके जहन के अंदर एक बात आती है, आखिर इसे पढ़ना क्यों है। तो सबसे पहले चीज समझिए, बायो आखिर है क्या। तो बायो के अंदर आपको गौर से जब देख रहे हैं, तो इसके अंदर दो वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर दो वर्ड गौर करें, तो यहाँ BIO, इसके बाद आपके सामने एक लगा है लॉजी। इसको अगर हम दो रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, आपका एक हो गया बायो और दूसरे को कह सकते हैं लॉजी। तो आखिर ये दोनों ही शब्द को क्यों चूज करना हुआ इस सब्जेक्ट को बनाने के लिए, उसके पीछे का लॉजिक है। इसके पीछे का लॉजिक बड़ा ही प्यारा सा लॉजिक है। यानी किसी बायोलॉजी का सेंस होता है कि उसके बारे में स्टडी करना जिसके अंदर लाइफ होता है। अब आप तुरंत सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर लाइफ किसके अंदर होता है। तो ऑब्वियस चीज़ है कि जब हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, हमारे अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी मेरे अंदर लाइफ सरवाइव करना हो रहा है, मेरे अंदर चलने फिरने की भी क्षमता, यानी ऑब्वियस चीज़ है, आपने इसको तुरंत फील करके कह दिया कि मेरे अंदर लाइफ है। लेकिन सोचिए कि और भी जो आपके आसपास इस प्लेनेट पर, इस धरती पे ऑर्गेनिज्म जो है या जीव है, उसके अंदर भी लाइफ है। तो उसके अंदर आखिर कौन सा कैरेक्टर है जिसकी वजह से हमने उसको जीव कह दिया या ऑर्गेनिज्म कह दिया, उसको भी इसके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। पहले इस सब्जेक्ट की बातों को समझते हैं, आखिर इस सब्जेक्ट का नाम बायोलॉजी ही क्यों पड़ा। तो बायो का सेंस होता है, अगर इसको समझें, तो ये एक्चुअल में ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड, ये दोनों को दोनों ग्रीक वर्ड हैं। और इसमें बायो जो होता है, इसे हम कहते हैं, इसको कहा हमने लिविंग, या इसको हम कह सकते हैं लिविंग कह दिया, या इसको हम कह सकते हैं लाइफ भी कह सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो आपके सामने वर्ड है लॉजी, इसे ये कह सकते हैं, ये जो ग्रीक वर्ड होता है, ये किससे बना हुआ है? ये लोगोस से बना होता है। और इस लोगोस का सेंस होता है स्टडी, इसे स्टडी कहते हैं। तो नॉर्मली आप इसको लिटरली लिटरली यानी शाब्दिक अर्थ में अगर हम समझने की कोशिश करें कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप समझिए इसे स्टडी ऑफ लाइफ को कह सकते हैं। क्या कहा हमने? स्टडी ऑफ लाइफ। तो आपके जहन में ये बात बिल्कुल अभी फिट हो गई कि जब भी हम बायोलॉजी की बात करेंगे, तो हम किसकी बात करेंगे? स्टडी ऑफ लाइफ, यानी किसी लाइफ को स्टडी करना। लाइफ मीन्स लिविंग को स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ये चीज़ें आप क्लियर होगी। चलिए, तो अब शुरू करते हैं काउंटडाउन। पहले हम ओवरऑल सारी बेसिक टर्म को क्लियर करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए हम लोग स्टैंडर्ड को टच करेंगे। सिलेबस को जानने से पहले पहले कुछ बेसिक चीज़ हम सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे, फिर आएंगे अपने पॉइंट 11th के सिलेबस पे आएंगे। तो अब बातों को समझ लिया हमने। हमने क्या देखा यहाँ पे कि आपके बायोलॉजी का सेंस हो जाता है क्या? स्टडी ऑफ लिविंग।
तो यहाँ पर हमने जो लिखा आपका कि अगर बायो जो हमने यहाँ से वर्ड लिया बायो, जिसे हमने कह दिया इसको लिविंग कह सकते हैं। फिर इसके बाद हमने कह दिया लिविंग का सेंस क्या होता है, जिसके अंदर लाइफ हो। अब जिसके अंदर भी लाइफ होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओवरऑल पॉइंट यहाँ पे आ गया, हमने बिल्कुल ब्रेक करके अच्छे से बारीकी से इसको दिखाया। इस ऑर्गेनिज्म को कह सकते हैं जीव। आई होप सो आपको बातें समझ में आ गई हैं। अब बताइए, आपसे अगर क्वेश्चन किसी ने किया कि व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, तो आप आसानी से उसे एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ कह दिया हमने। क्या कह दिया हमने? स्टडी ऑफ लाइफ कह दिया, या स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कह सकते, या स्टडी ऑफ लाइफ कह सकते हैं, या स्टडी ऑफ लिविंग कह सकते हैं। ओवरऑल समझने की बात यह है, स्टडी ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, या इसे हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। आई होप सो आप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो मेरे कहने का इंटेंशन ये है, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं अपने पॉइंट पर। तो पहले हमने समझ लिया कि बायोलॉजी जो है ये इसका सेंस होता है किसी जीव के बारे में स्टडी करना, या इसको कह सकते हैं किसी जीवन या किसी जीवित जीव के बारे में अध्ययन करना। नॉर्मल सिचुएशन ये हो गया। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होगा। जब भी हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो आपने बातों को समझा कि बायोलॉजी मीन्स क्या होता है। बायोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, या स्टडी ऑफ लिविंग, यानी किसी जीव का अध्ययन करना, किसी जीवन का अध्ययन करना, या किसी जीवित जीव का अध्ययन करना। सभी का अर्थ है एक ही, वो उसे कहते हैं जीव विज्ञान। अब उसको थोड़ा सा हिंदी ओवरऑल देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे अगर समझने की कोशिश किया हमने बायोलॉजी, तो उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे जीव विज्ञान हो गया। तो इस जीव विज्ञान को हमने जो यहाँ पे कहा स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपने बातों को समझा। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म वर्ड क्यों यूज किया हमने? क्योंकि ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं जिसके अंदर लाइफ होता है या जो लिविंग होता है, इसलिए यहाँ पर ऑर्गेनिज्म हमने लिख दिया। तो अब यहाँ पर समझ सकते हैं, इसको हम हिंदी में क्या कहा हमने? जीवों का अध्ययन। जीवों का अध्ययन कह सकते हैं। ओवरऑल बातें आपके सामने ये क्लियर हो गया कि बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर हमें कितना नॉलेज और लेना है इस बायोलॉजी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले चीज समझिए, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आपका जो बायोलॉजी है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड है। सबसे पहला जिसको हम कहते हैं प्लांट्स के बारे में स्टडी करना, दूसरा जो कहते हैं एनिमल के बारे में स्टडी करना। तो हम क्या करते हैं, बायोलॉजी को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं, यानी इस जीव विज्ञान को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया हमने। दो ब्रांचेस को क्या कह सकते हैं? उसे हमने कह दिया, सबसे पहला जो कह सकते हैं उसको हमने बोटनी का नाम दिया, और दूसरा वर्ड जो है उसे हम जूलॉजी कह सकते हैं। दो वर्ड। ये जो बोटनी है इसको क्या कहते हैं? इसे हम कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान कह सकते हैं। और यहाँ पर जो जूलॉजी है इसे क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कह सकते हैं। अब इस जंतु विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है? तो एनिमल, जैसे जितने भी एनिमल है उसको पढ़ेंगे, हम अपने आप के बारे में पढ़ेंगे, सब चीज़ों को किस में पढ़ेंगे? जंतु विज्ञान या जूलॉजी में पढ़ेंगे। प्लांट्स आपके सामने हैं, बोटनी यानी जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सबको इसमें पढ़ेंगे, किसमें? बोटनी के अंतर्गत पढ़ेंगे। ओवरऑल आपने बातों को समझा कि आपका जो बायोलॉजी है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, एक प्लांट्स का स्टडी करना, दूसरा एनिमल का स्टडी करना।
प्लांट के स्टडी करने को कहते हैं बोटनी, और एनिमल की स्टडी करने को कहते हैं जूलॉजी। अब इसी को थोड़ा सा लैंग्वेज के रूप में हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब ओवरऑल आपने चीज़ों को समझ लिया, तो थोड़ा सा अब देखते हैं बोटनी को, थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज देखते हैं। बोटनी, बोटनी को क्या कह सकते हैं हम लोग? यहाँ पर से कहा हमने स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स कह दिया हमने, स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब ये जो स्टडी ऑफ प्लांट्स है, जिसको हम कह सकते हैं, इसे क्या कहा हमने? वनस्पति का अध्ययन, वनस्पति का अध्ययन। दूसरा यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे दूसरे क्या कहेंगे यहाँ पे? जूलॉजी। इसे क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल कह सकते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल कह दिया हमने। इसे क्या कहेंगे हम लोग? अगर हिंदी में इसकी हिंदी बात करें तो हिंदी कह सकते हैं जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन कह सकते हैं। दो फॉर्मेट यहाँ पे दिखाई दिया आपके सामने, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई आपके जहन के अंदर कि आखिर हमारा जो ब्रांचेस है वो क्या है। यानी आपको ओवरऑल सब्जेक्ट के प्रति आपको समझ में आया कि सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या है, आपका सिलेबस क्या है, हर एक बातों को आपने डीपली से समझ लिया। अब फाइनली अब आप इतने लायक हो गए हैं कि आपको अब सिलेबस बताया जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे उस सिलेबस की जिसको हम लोग टारगेट यानी 11th को यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल आपको समझा आपने। ये जो आपका जो स्लाइड है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो स्लाइड है आपको वहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। इसीलिए हम आगे आपका क्लासेस अटेंड लेते चल रहे हैं। ये आपको हूबहू ऐसा ही स्लाइड आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो इस जिस प्लेटफॉर्म पे ये आपका वीडियो मिलेगा उसी पे आपको लिंक उसका मिल जाएगा टेलीग्राम के, वहाँ से आप इसको लोड कर सकते हैं। चलिए, तो फिर यहाँ से हम शुरू करते हैं। इन चीज़ों को समझने के बाद फिर से एक बार समझेंगे। बोटनी यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स का हमने, जूलॉजी यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स कह दिया। उसके बाद अब ओवरऑल बात यहाँ पर ये आती है कि आखिर इसका मेन फंक्शन क्या है, या इसके अंदर आखिर कौन कौन सी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो समझिए इन चीज़ों को। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं किस चीज़ों के बारे में, कि बायोलॉजी के अंदर जो आपका टारगेट है, दो ब्रांचेस हमने कहा कि एक बोटनी जूलॉजी है। तो आखिर आपके जो 11th है उसमें आखिर आपको पढ़ना क्या है। तो देखिए, समझिए इस चीज़ों को। अब यहाँ पर फाइनली हम लोग उस जगह पे आ चुके हैं जिसमें हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी नॉलेज को अपने और थोड़ा सा बढ़ा लें। नॉलेज को कैसे बढ़ाते हैं उसको समझिए। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बताइए कि जो बायोलॉजी है तो आखिर एक विषय के रूप में जिसको हम जिसको कहा हमने कि किसी जीव का अध्ययन या स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उसके बारे में तो किसी ने बताया होगा, तब तो जाकर हम इसको पढ़ रहे हैं। सोचिए, साइंस ये होता है कि बहुत किसी वैज्ञानिक साइंटिस्ट होते हैं, उनका सेक्रीफाइस होता है, उनका रिसर्च होता है, जो एक जगह कलेक्ट कर दिया था, तब उसको हम पढ़ते हैं। पहली चीज ओवरऑल ये हो गया। दूसरी चीज समझिए, आखिर कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो इतना कलेक्शन किया, उन्होंने सारी बातों को एक जगह सजो कर रखा, एक विषय के रूप में उसको अरेंज किया। तो जब भी हम किसी लिविंग की बात करेंगे और उस लिविंग के बारे में करेंगे कि उन सब की बातों को एक जगह इकट्ठा करने का श्रेय किसको जाता है, तो उसे हम कहेंगे अरिस्टोटल, जिसको हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं। इस कारण इस कारण उनको दुनिया ने उन्हें सम्मान दिया और उन्हें कहा उनको कहा गया फादर ऑफ बायोलॉजी का के रूप में उनको सम्मानित किया गया। यानी उनको सम्मान दिया गया फादर ऑफ बायोलॉजी, जिसे हम कहते हैं जीव विज्ञान के जनक कह दिया हमने। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आपका ओवरऑल कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी जब भी हम बात करेंगे तो क्या कहा हमने? एरिस्टोटल कह दिया, एरिस्टोटल ओवरऑल। अब इसी चीज को थोड़ा सा हिंदी में समझते हैं, क्योंकि टारगेट हमारा दोनों बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों को टारगेट करेंगे हम लोग। चलिए, यहाँ पे देखिए, अगर हिंदी में कहें तो यहाँ पे कह दिया हमने जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक। जनक का सम्मान
ऐसे समझिए जिन्होंने बताया कि बायोलॉजी कोई विषय भी होता है जिससे इन फ्यूचर जब आने वाले भविष्य में सारे स्टूडेंट पढ़ेंगे जो उसके बारे में आपको बिना रिसर्च किए वो नॉलेज क्या होगा पढ़ने से ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए उनको सम्मान ये दिया गया, ये भी ध्यान रखना है। तब इनको फादर का इनको सम्मान दिया गया। इनको क्या कहते हैं हिंदी में कहा हमने? अरस्तु। अरस्तु कह दिया इनको। चलिए इंग्लिश में एरिस्टोटल कह सकते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी देख लिया। लेकिन अब चलिए अब दूसरा लॉजिक, ये जिस टाइम में इनका टाइम पीरियड जो है, ये टाइम पीरियड देखिए इनका टाइम जो होता है तकरीबन 384 के आसपास इनका बर्थ होता है। ये 62 साल जिंदा रहे और उस 62 साल में बहुत सारा काम किया है। उसी टाइम में इनके एक स्टूडेंट थे जिन स्टूडेंट का एक प्यारा सा खूबसूरत सा नाम है, जिनको कहते हैं एक प्यारा सा नाम थियोफ्रेस्टस। ये जिक्र क्यों करना हो रहा है, उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि देखिए कोई काम जो होता है जो गुरु नहीं कर पाते हैं उसको स्टूडेंट भी करके दिखाना होता है। और वो काम क्या था? तो गुरु ने जो कुछ बातों को कहा था, उन्होंने एनिमल को बड़ा अच्छे से डिफाइन किया था। जैसे एरिस्टोटल ने एरस्तु ने क्या किया कि एनिमल को बताया कि एनिमल जो होते हैं दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप उन्होंने बताया जिसके पास रेड ब्लड सेल होता है उसको अलग डिवाइड कर दिया, उसको इनेमा कहा दिया था। और एक एनिमल को डिवाइड किया जिसके पास कोई ब्लड नहीं, यानी कोई रेड ब्लड सेल नहीं होता, यानी आरबीसी उसमें एब्सेंस होता है, यानी उसमें होता ही नहीं है। उस तरह के एनिमल को उस आरबीसी के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में उसने डिवाइड कर दिया। किसको? एनिमल को। कितना अच्छे ढंग से सोचिए, अभी हम कल्पना कर रहे हैं आरबीसी के बारे में। हम उस टाइम की बात का अभी चल रहा है, अभी हमारा टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है? अभी चल रहा है समय 2025 एडी चल रहा है, यानी इसको हिंदी में ईस्वी कहते हैं। और इनकी बात करेंगे तो बीसी की बात करेंगे, यानी यानी जीसस जीसस के जन्म से 300 350 साल पहले की बात कर रहे हैं, उस टाइम की बात है। उस समय उस जमाने में इन्होंने बता दिया कि दो तरह के एनिमल हैं। सोचिए आप, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, उस टाइम की बात है जब उन्होंने बताया कि दो तरह के एनिमल इस धरती पर हैं, एक के अंदर आरबीसी होता है, एक के अंदर आरबीसी नहीं होता है। यानी एनिमल को बड़ा डिफाइन अच्छे से किया इन्होंने, बहुत अच्छे ढंग से। प्लांट्स के बारे में उतना डिफाइन नहीं किया उन्होंने। प्लांट्स को बस कहा इन्होंने कि हाँ एक छोटा सा प्लांट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? हर्ब कहते हैं, जिसको हिंदी में शाक कहा जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि एक उससे थोड़ा सा बड़ा होता है उसको झाड़ी कह दिया, शरब कहते हैं इंग्लिश में। और एक बड़ा बड़ा ब्रांचेस वाला प्लांट होता है उसको ट्री कह दिया था। ज़्यादा डिफाइन नहीं किया। लेकिन जो इनके स्टूडेंट थे, जिसको थोड़ी देर पहले हमने कहा था थियोफ्रेस्टस, वो बड़ा ही ज़्यादा रुचि उन्होंने लिया किस चीज़ पे? प्लांट्स पे लिया। यानी अभी थोड़ी देर पहले कहा हमने, जो गुरु नहीं करते वो स्टूडेंट कभी कभी करके दिखाते हैं। तो इन्होंने जो प्लांट्स की बातों को आधा अधूरा छोड़ दिया था, वो पूरा किया किसने? थियोफ्रेस्टस ने किया था। इसलिए प्लांट्स के बारे में अगर सबसे ज्यादा नॉलेज मिलता है तो किन की बातों को सुनने के बाद, किन की बातों को किताबों से हमको नॉलेज मिलता है? थियोफ्रेस्टस की बातों से मिलता है। उन्होंने प्लांट्स के बारे में बहुत सारी बातों को क्या क्या एक्सप्लेन किया है। इसलिए दुनिया ने इसको थियोफ्रेस्टस को भी सम्मान दिया। और इस थियोफ्रेस्टस को कहा इन्होंने, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है फादर ऑफ बोटनी का नाम से उनको सम्मानित किया गया। तो आपने समझा बातों को। अभी आपको कहानी शुरू किया हमने एरिस्टोटल से। इनके स्टूडेंट थियोफ्रेस्टस, उनको सम्मान दुनिया ने क्या दिया? फादर ऑफ बोटनी कहा था। लेकिन आपको भी थोड़ी देर पहले एक और बात हमने कहा था कि एरिस्टोटल ने एनिमल को बड़ा अच्छे से डिफाइन किया था। तो आपको हमने अभी स्टार्ट लेक्चर में बताया था स्टडी ऑफ एनिमल। स्टडी ऑफ एनिमल किस में करते हैं हम लोग? जूलॉजी में करते हैं। तो एनिमल के बारे में तो पहले ही एरिस्टोटल ने बता दिया था। तो दुनिया ने बोला ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटल कहेंगे और फादर ऑफ जूलॉजी भी किसको कहेंगे? एरिस्टोटल को ही कहेंगे। इसलिए इनको दो सम्मान दिया गया। एक सम्मान फादर ऑफ बायोलॉजी का, और दूसरा सम्मान जो होता है वो क्या होता है? फादर ऑफ जूलॉजी का। फादर ऑफ जूलॉजी कह दिया। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब ये बीसी की बात है, बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, बीसी, उस टाइम में उन्होंने एनिमल को दो भाग में डिवाइड किया था। बताया था एक के अंदर आरबीसी होता है कि में नहीं होता है। इसलिए दुनिया ने इनको सम्मान दिया कि एनिमल जो होता है, यानी जंतु विज्ञान के जनक भी किसको कहेंगे? एरिस्टोटल को ही कहेंगे। एरिस्टोटल। दो दो सम्मान इनको दिया गया। दूसरा, अब इसी चीज को हिंदी में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे इसे क्या कहा हमने? जंतु विज्ञान का जनक। जंतु विज्ञान का जनक किसे कह दिया हमने? तो इसको कह दिया हमने अरस्तु को।
अब कहानी में ट्विस्ट है ये कि अब इनके, जब हम गुरु की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट को कैसे पीछे छोड़ दें। इनके शिष्य थे यानी स्टूडेंट, वो आखिर कौन थे भाई, तो हमने कहा थोड़ी देर पहले उनका नाम हो जाता है अरस्तु कह सकते हैं। और वो जो है उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने बताया कि प्लांट्स के बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, इसलिए दुनिया ने बोला ठीक है इनको भी रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए रिस्पेक्ट के रूप में इनको सम्मान मिला और इनको कहा गया फादर ऑफ बोटनी कहा गया। फादर ऑफ बोटनी, फादर ऑफ बोटनी इनके स्टूडेंट यानी इस अरस्तु के चेले थे यानी स्टूडेंट के शिष्य, जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस। एक खूबसूरत सा प्यारा सा नाम, एक खूबसूरत सा प्यारा सा नाम जिसको कहते हैं थियोफ्रेस्टस। चलिए तो इसी को हिंदी में फिर समझ लेते हैं। इनको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, नोट आप बाद में भी कर सकते हैं, इसीलिए ज़्यादा आपको दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, बस फोकस से एक लेक्चर को अटेंड करेंगे। चलिए यहाँ पे हो गया वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के जनक। क्या कह दिया हमने, इसे कह दिया थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस कह दिया। ओवरऑल हमने सारी बातों को समझने के बाद अब हम ये जानने के और आगे बढ़ेंगे कि एक्चुअल में जो है अब फाइनली जो है सिलेबस हमारा 11th का है क्या। ओवरऑल बेसिक चीज़ें हमने जान लिया, जो चीज़ें हमें जाननी सबके लिए ज़रूरी हो जाती है, यानी बायो के जो स्टूडेंट है इतना नॉलेज उनके बेसिक ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस की ओर। तो 11th का जो सिलेबस है आपका 2 टर्म में, अभी मार्केट से आप बुक खरीदिएगा तो मार्केट में खरीदने के बाद आपको मिलेगा टोटल चैप्टर जो होगा, ये हो गया 11th का सिलेबस की बात कर रहे हैं। 11th इसमें टोटल चैप्टर जो है आपका 19 मिलेगा, ठीक है। ये पहली चीज़, आप एनसीईआरटी मार्केट से बुक खरीदिएगा, लेकिन जो अगर पुराने आपके दोस्त वगैरह मिलेगा उनके पास जो बुक होगा उसमें 22 चैप्टर था, यानी 3 चैप्टर डिलीटेड कर दिया गया है। एनसीईआरटी ने क्या किया, 3 चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करेगा, तो ऑब्वियस है इसी सिलेबस को फॉलो करेगा। इसके अकॉर्डिंग पहला जो चैप्टर होता है उस चैप्टर को हम कहते हैं लिविंग वर्ल्ड, जिसे कहते हैं हिंदी में जीव जगत कहते हैं। दूसरा, अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करें तो उसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जीव जगत का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कितने वैरायटी के ऑर्गेनिज्म हैं अपने इस धरती पे, उन सब को हम लोग डिटेल वाइज पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर जो है उसको प्लांट किंगडम कहते हैं, जिसमें डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स को पढ़ना है या इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स को पढ़ना है, यानी जितने भी टाइप के जो प्लांट्स हैं उसको पढ़ना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है, इसमें जब हम इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो इसके बाद फोर्थ जो चैप्टर है, इस फोर्थ चैप्टर को कहते हैं यानी एनिमल किंगडम कह सकते हैं, उसमें पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ एनिमल। इन द सेंस, जब भी हम इवोल्यूशन वर्ड यूज करें तो इवोल्यूशन का सेंस होता है कि किसी एनिमल का कैसे इस धरती पे आना हुआ। जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक बात करेंगे कि सबसे शुरुआती जो एनिमल है वो कौन सा आया, और फिर सबसे लास्ट जो एनिमल है वो कौन सा है, उसको पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 में। जैसे चैप्टर 3 में जो प्लांट्स को पढ़ना है कि सबसे फर्स्ट प्लांट कौन सा आया, सबसे लास्ट प्लांट कौन सा आया, उसको पढ़ना है, वैसे ही फोर्थ में भी आपको एनिमल के बारे में पढ़ना है कि सबसे पहला एनिमल और सबसे लास्ट एनिमल कौन सा आया। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ना है, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स इन द सेंस फूल वाला पौधा जो होता है उसकी बाहरी स्ट्रक्चर को पढ़ना है, यानी दैट मीन्स मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी का सेंस होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जैसे एक्सटर्नल यानी बाहर से आप फूल वाले पौधे को देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, आप लीव्स देखा आपने, स्टेम देखा आपने, उसके बाद से फ्रूट देखा आपने, फ्लावर देखा, इन सब चीज़ों का स्टडी करना चैप्टर नंबर 5 में है। चैप्टर नंबर 6 जो है वो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। एनाटॉमी किसे कहते हैं, उस प्लांट्स को काट कर उसके अंदर के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, यानी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं एनाटॉमी। लेकिन किसका एनाटॉमी, फ्लावरिंग प्लांट्स का, यानी फूल वाले पौधे को क्या करें, कट करके उसके अंदर के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 6 में।
उसके बाद चैप्टर नंबर 7 बड़ा ही प्यारा है, उसको पढ़ेंगे हम एनिमल टिश्यू के बारे में, जैसे फ्रॉग के बारे में पढ़ना है, ऑब्वियस चीज़ है, अपने आप अपने टिश्यू के बारे में भी समझेंगे उसमें। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट 8 नंबर चैप्टर जो है वो आता है, वो ऐसा चैप्टर है जो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उस चैप्टर का नाम एक खूबसूरत सा प्यारा सा नाम जो कहते हैं सेल। वो चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना है आपको, लेकिन हम लोग बिल्कुल सीरियल वाइज पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सेल सब बहुत आसान होता है, मोस्टली सब जगह सेल से स्टार्ट किया जाता है तो वैसे सेल से शुरू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सीरियल वाइज पढ़ेंगे। चैप्टर 1 को हम लोग टारगेट करेंगे, फिर चैप्टर 2 को, फिर चैप्टर 3 4 ऐसे ही बिल्कुल सीरियल वाइज चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का जो आपका सीरीज होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस को लेके चलेंगे। दूसरा, जब 8 सेल की बात कर लिए, 9 नंबर चैप्टर क्या है, तो 9 नंबर चैप्टर में पढ़ना है आपको बायोमोलिक्यूल्स, जिसको कहते हैं जैव अणु कहते हैं। उसमें फैट्स को पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ना है, प्रोटीन को पढ़ना है, इन सब के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल वाइज। सेम यही चैप्टर आपको केमिस्ट्री के 12th क्लास में पढ़ना है, ये बायोमोलिक्यूल्स, जो आपको 11th के 9 नंबर चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 9 के बाद 10th नंबर चैप्टर। 10th में आपको क्या पढ़ना है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन को पढ़ना है। इसके बाद 11 नंबर चैप्टर जो है वो बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है, उसमें प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद से पढ़ेंगे इसमें, उसके बाद से पढ़ेंगे 12 नंबर चैप्टर, जिसको कहते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कह सकते हैं। रेस्पिरेशन प्लांट्स के बाद 30 नंबर चैप्टर आता है, उसको पढ़ेंगे, जिसमें हम कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स को पढ़ेंगे, या ग्रोथ प्लांट कैसे करता है। देखिए कितनी खूबसूरत ढंग से आपका सिलेबस आपका अरेंज किया गया है। अब ये 13 का 14 नंबर चैप्टर जो होता है उसमें पढ़ना है किसी एनिमल्स के अंदर कैसे जो होता है रेस्पिरेशन, गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, उसको पढ़ना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है 15 नंबर चैप्टर में कि आपको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, या कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आपके अंदर ब्लड का कैसे फ्लो होता है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ना है आपको एक्सक्रीशन के बारे में, जो आपने 10th क्लास से पढ़ा था, उत्सर्जन। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग, एक नया चैप्टर मिलेगा पढ़ने के लिए, जिसको कहते हैं हम लोग, आपको बॉडी के अंदर कितने बोन्स होते हैं, लोकोमोशन और मूवमेंट कैसे करते हैं, उसको पढ़ना है। फिर इसके बाद ये एक न्यू चैप्टर है, टोटल हड्डियां कितनी होती हैं उसके लिए आपको पढ़ना है 16 में। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। और ब्रेन के बाद जो चैप्टर मिलता है आपको पढ़ने के लिए, उसे हम कहते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट आपका एक ऐसा चैप्टर जिसको आपके स्पेशली 11th के लिए बनाया गया है। क्यों? क्योंकि इस टाइम आपको वो चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, उसे कहते हैं हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन। उस चैप्टर में पढ़ना क्या है, जितने भी तरह के हार्मोन होते हैं जो किसी ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन सबको पढ़ना है। जैसे मेरा हंसना, रोना, मेरा स्ट्रेस लेना, हर एक मेरा जो अदा होता है वो हमारे हार्मोन पे डिपेंड करता है, उसको पढ़ना है आपको चैप्टर नंबर 19 में। तो ये तो हमने ओवरऑल आपको सीन समझाया आपको सिलेबस के बारे में। अब चलिए पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे काउंटडाउन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग देंगे चैप्टर नंबर 1 का, जिसको हमने कहा लिविंग वर्ल्ड। आपको नाम से स्पष्ट हो गया लिविंग वर्ल्ड। इस लिविंग वर्ल्ड को हम क्या कह सकते हैं, इसे कह दिया हमने जीव जगत। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी, आखिर लिविंग वर्ल्ड तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया हमने, बायो का सेंस ही होता है लिविंग। लिविंग यानी ऑर्गेनिज्म, यानी आपको पता ये चला, ये जो लिविंग है, इस लिविंग के अंदर किसको पढ़ना है, किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में हमको पढ़ना है। जब इस ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म वर्ड आते ही आपको इस चैप्टर के अंदर इस चीज को आपको समझना है कि आखिर हम किसी को ऑर्गेनिज्म क्यों कहेंगे। दूसरी चीज, किसी लिविंग और किसी नॉन लिविंग के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज लिविंग, लिविंग है क्या, या हम उसको व्हाई वी से दैट लिविंग, उसको लिविंग ही क्यों कहते हैं। आपके सामने टेबल होता है, फैन होता है, चेयर होता है, डेस्क होता है, उसको लिविंग क्यों नहीं कहते, हमें ही लिविंग क्यों कहते हैं, या किसी प्लांट्स को ही लिविंग क्यों कहते हैं। वो तो बेचारा लोकोमोशन नहीं करता है, चलता फिरता नहीं, फिर भी उसको लिविंग कहते हैं। तो फिर जब वो चलता नहीं तो डेस्क भी तो चलता नहीं, उसको भी लिविंग कहना चाहिए, तो फिर उसको क्यों नहीं कहते हैं। तो इसको जानने के लिए आपको इस चैप्टर के अंदर इसके कैरेक्टर को पढ़ना है, यानी इस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट डू यू नो अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको कहते हैं विशेषता, विशेषताएं। इसको हमने क्या कह दिया, विशेषताएं कह दिया।
अब जैसे ही बात की हमने विशेषताएं के बारे में पढ़ना, यानी किसी जीव की विशेषताएं क्या है, जिस बेसिस पे हम इसको जीव कहेंगे, लिविंग कहेंगे। चैप्टर ओवरऑल यही सीन समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आपके जहन के अंदर एक बात आ रही होगी, कौन सी बात, कि साइज का बढ़ना, ग्रोथ होना। पहला कैरेक्टर क्या है हमारा, ग्रोथ। हमने क्या कह दिया, ग्रोथ कह दिया, इसको हिंदी में कहते हैं वृद्धि। दूसरा क्या कह सकते हैं आपका, उसके बाद हमने दूसरे टर्म में क्या कहा, अब सोचिए, खुद से अब सोचिए कि किसी लिविंग, आप किसी को लिविंग कहते हैं तो किस बेसिस पे कहते हैं। तो पहला तो आपने कह दिया कि साइज का बढ़ जाना। दूसरा क्या कह सकते हैं, दूसरा आपने कहा कि वो सांस लेता होगा, यानी रेस्पिरेशन कह दिया हमने, श्वसन की क्रिया करता हो। फिर आपके सामने आता है, ये दो बातों को समझ लिया आपने, ग्रोथ और एस्पिरेशन। फिर आपके जहन में आ रही है और कौन सी चीजें जो लिविंग करना होता है, तो आप तुरंत आपने कहा कि ठीक है, इसके अलावा क्या होता है थर्ड नंबर में। तो थर्ड कह सकते हैं उसके अंदर रिप्रोडक्शन का होना। ये सारा कैरेक्टर क्या है जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि वो लिविंग है। इनमें से कोई भी कैरेक्टर उसके अंदर हो रहा है तो उसको लिविंग कह देंगे। तो रिप्रोडक्शन कह दिया हमने, इसे क्या किया, प्रजनन। दूसरा, उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, इसके बाद का हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसे समझिए। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस होता है, किसी भी सेल का स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, कोशिकीय संगठन कहते हैं इसे। हमने क्या कह दिया, कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संगठन कह दिया। अब आपको क्लियर हो गया कि जो भी कोशिका से बना हुआ स्ट्रक्चर है वो भी क्या होता है, लिविंग होता है या ऑर्गेनिज्म होता है। क्लियर हो गया। दूसरी चीज, जैसे एग्जांपल समझिए, इस टॉपिक पे एक चीज क्लियर कर दे आपको। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर लिविंग कौन कौन सी चीजें हैं, तो बहुत से ऐसी भी जीव हैं जो हमारे आंखों से नहीं दिखते हैं लेकिन उसके अंदर सेल होता है। जैसे एग्जाम्पल बैक्टीरिया। फिर आपके जहन के अंदर आ रही होगी फिर वायरस का क्या करें। तो वायरस जब तक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में घूमता रहता है तो उसको हम कहते हैं नॉन लिविंग कहते हैं। जैसे किसी होस्ट के अंदर वो घुसता है तो वो लिविंग में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए कहते हैं उसको कि उसके पास कोई सेल नहीं रहता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको कहते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक। जैसे उसको कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग और नॉन लिविंग के कनेक्टिंग लिंक यानी बीच के कड़ी को कहते हैं हम वायरस का नाम लेते हैं, जो लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है। या इन द सेंस कह सकते हैं, आपको ऐसे समझिए कि वो बाहर जब तक इन्वायरमेंट में रहता है तो नॉन लिविंग रहता है, लेकिन जैसे ही उसको कोई सेल मिल जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिविंग के अंदर। इसीलिए पूछा जाए आपको तो आपसे एक चीज याद रखिए हमेशा कि वायरस जो होता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। चलिए, जिसके पास भी सेल है उसे हम कह सकते हैं, उसे लिविंग कहेंगे। फिर इसके बाद फिफ्थ नंबर देखते हैं। अब इसके बाद और स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि किसी लिविंग के अंदर एक फील करने का पावर होता है, महसूस करने की पावर। जैसे एग्जांपल, एक प्लांट है, अगर जैसे हम सोचे कि कौन कौन सा लिविंग है, तो हम अगर खड़े हैं, पीछे से किसी का गुजरना हुआ हमें महसूस हो जाता है। कोई भी एनिमल है उसके पास सेंस ऑर्गन होता है, वो फील कर लेता है कि हाँ कोई आ रहा है, तो वहां से वो बेचारा भाग जाता है। लेकिन आप फिर प्लांट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो प्लांट्स को भी फील होता है, महसूस होता है। जैसे एग्जांपल, आप अपने नेकेड आई से भी कुछ प्लांट्स को फील देख सकते हैं, उस तरह से महसूस करने के चीज़ों को आप उसको आप फील कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, एक प्लांट है, इसका नाम है मिमोसा प्यूडिका, इसको टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, छुई मुई प्लांट। जब उसको हम छूने जाएंगे तो बेचारी मुरझा जाती है, वो बिल्कुल मुरझा जाती है, बताती है कि उसे भी क्या महसूस होता है, यानी उस प्लांट्स को भी महसूस होता है। जिसे हमने कह दिया, यहाँ पर लिखा कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस कह दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं चेतना, महसूस करने की पावर, महसूस करने, इसको स्टिमुली भी कह सकते हैं। दूसरा, फिर नेक्स्ट में, अब इंपॉर्टेंट सा एक टर्म आता है, जिसके अंदर भी जान होता है उसको एक दिन बूढ़ा भी होना है। ये भी एक कैरेक्टर है जिस बेसिस पे उसको हम लिविंग कहेंगे, यानी एजेइंग का होना, एजेइंग कह सकते हैं। इसे क्या कह दिए, एजेइंग, यानी बुढ़ापा। ये भी एक क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग का, जिस बेसिस पे हम उसको लिविंग कह सकते हैं। तीसरा जो सबसे इसके बाद जो एक कैरेक्टर लिखने जा रहे हैं, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है
क्यों इम्पॉर्टेंट है उसको समझना होगा कि अगर किसी का जन्म लेना हुआ है तो उसे मरना भी पड़ेगा, क्योंकि जिसने जन्म लिया उसको मरना भी है। तो डेथ भी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, लिविंग का। तो उसे भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। इसे क्या कह दिया हमने, इसे कह दिया हमने डेथ। डेथ यानी मृत्यु कह सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिस बेसिस पे आप क्या कर सकते, लिविंग को समझ सकते हैं। ये सारी चीजें लिविंग के अंदर होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग है क्या, या किसी को लिविंग हम क्यों कहेंगे, तब क्या लिखेंगे आप, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम उसको लिविंग कहेंगे, यानी निम्नलिखित बातों के आधार पर हम किसी को लिविंग कह सकते हैं। वो बातें कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले उसके अंदर वृद्धि होना, ग्रोथ होना, उसके अंदर रेस्पिरेशन होना, उसके अंदर और क्या होना, मेटाबॉलिज्म होना, उसके अंदर रिप्रोडक्शन होना, उसके अंदर कॉन्शसनेस होना, उसके अंदर एजिंग होना, उसके अंदर डेथ होना। इन सब बातों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, उसको लिविंग कह सकते हैं। इसके अंदर और ऐड कर देते हैं एक इसमें एक और टर्म यहाँ पे ऐड कर दिया 7 के बाद 8, मेटाबॉलिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है मेटाबॉलिज्म। अगर ये मेटाबॉलिज्म नहीं हो तो कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जांपल, हमारे हर एक सेल के अंदर फैट बनता है, हमारे हर एक सेल के अंदर आपका फिर कार्ब्स बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। ये सारी चीज़ें जो हो रही है, रिएक्शन जो हो रही है सेल के अंदर, उस पर्टिकुलर सेल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। डाइजेशन का होना, ये भी क्या है, मेटाबॉलिज्म। किसी प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज का बनना या ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड होना, ये सब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, जो आपके सेल के अंदर होता है। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है। अगर किसी के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं तो उसको लिविंग कह ही नहीं सकते। जैसे एग्जांपल, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ फैन है या टेबल है या मोबाइल है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। उसके अंदर ना फैट है ना कार्बोहाइड्रेट्स है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं, रिएक्शन होती ही नहीं उसके अंदर, ना ही वो स्ट्रक्चर सेल से बना हुआ है। तो पहली चीज़ आपको ध्यान में आया कि कोई भी स्ट्रक्चर जो सेल से बना हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे। जिसके अंदर ग्रोथ होता है उसको लिविंग कहेंगे। तीसरी चीज़, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है उसको लिविंग कहेंगे। जिसके अंदर बुढ़ापा आता है, एजिंग, उसको लिविंग कहेंगे। जिसके अंदर फील करने का पावर है उसको हम कॉन्शसनेस कहते हैं, उसको भी हम लिविंग कह सकते हैं। जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो, जिसके अंदर डेथ हो, इन सब बातों के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, उसको लिविंग कहेंगे। तो ये तो एक आपका खूबसूरत सा प्यारा सा एक टॉपिक था जो हमने अभी कवर किया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा जो इसमें मेन टर्म है उसको एलिब्रेट करेंगे, अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो आगे आपको जो है वीडियो हम लोग प्रोवाइड कराना होगा। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है।